प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2107 आई ऑफ हेवन। पिछले कुछ दिनों में ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के 3 बड़े कॉर्प्स के लगभग सभी सीनियर ऑफिसर्स मारे जा चुके थे। सिर्फ 7 एथ और 32 एनडी लीजन्स के इप्सिलॉन कमांडर्स लापता थे और 9 एथ लीजन का कमांडर, जो बैरक्स में नहीं रहता था, वो सुरक्षित था। बाकी सब चुपचाप मौत के घाट उतार दिए गए। स्लोवाकिया के लिए यह पहला मौका था जब उसने ऐसा हादसा देखा और उसे लगा जैसे सामने कोई बेहद खतरनाक दुश्मन है। कई अरखम हाउंड्स लाशों और बैरक्स के आसपास सूंघते घूम रहे थे। ये इंसानी हाउंड से 5-6 गुना बड़े थे। पूरे शरीर पर मोटी स्केल वाली त्वचा और सिर पर दर्जन भर से ज्यादा आंखें, जिन पर एक पतली फिल्म जैसी परत चढ़ी थी। ये परत उन्हें मिट्टी के अंदर भी देखने, चलने देती थी। यानी ये म्यूटेटेड अंडरग्राउंड क्रीचर्स थे। आमतौर पर इन्हें पुलिस ऑफिसर्स केसेस सुलझाने में इस्तेमाल करते थे। इनकी सूंघने की ताकत बेहद तेज थी, लेकिन इस बार ये बेचैन दिख रहे थे, जैसे किसी बेहद डरावनी चीज से टकरा गए हों या किसी ने इन्हें उलझा दिया हो। लोवक ने उलझे हुए अरखम हाउंड्स को देखते हुए भौहें चढ़ाई। हमने इन हाउंड्स को बड़ी सावधानी से पाला है। इनके पास बेहतरीन रिकॉग्नाइजेंस क्षमता है, लेकिन आज इनका हाल अजीब है। हत्यारा बिल्कुल साधारण नहीं है। असल में हाउंड्स हत्यारे की गंध सूंघ सकते थे, लेकिन जहू वायु की ऑरा इतनी बदलने वाली थी और वो कई बार मरे हुए लिजर्डमैन की गंध अपने ऊपर ले चुकी थी। इस तरह हाउंड्स पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। मर्डरर जो खुद मर चुका है, ये जांच कैसे हो? बैंग ने मुट्ठियां भींच ली। ऑफिसर्स के कमरों में सर्वेलेंस कैमरास नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं ये कैसे मरे। लेकिन इतना तय है, ये एक खतरनाक क्रिमिनल है। हमें एक्सट्रीम मेजर्स लेने होंगे। लोवक ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूं। हमें तुरंत आई इन दी स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च करना होगा। वुलुयन एम्पायर ने पहले भी फॉरेन इन्वेजन्स देखे थे और ऐसे हालात के लिए उनके पास एक विशेष कानून था। अगर इन्वेजन हो तो सभी सिटीजन्स की पर्सनल प्राइवेसी राइट्स अस्थायी रूप से रद्द हो जाएंगी। सिर्फ सिविलियंस नहीं, बल्कि ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, नोबल्स के घरों में भी सर्वेलेंस नेटवर्क लगाया जाएगा। यहां तक कि सबसे बुरे समय में रॉयल फैमिली भी लगातार नजरबंदी में रहती थी। राजा तक को रोज नहाते और शौच जाते वक्त दर्जनों लोग देखते थे, क्योंकि हत्यारा किसी भी कोने से निकलकर हमला कर सकता था। लोवक और बैम ने बिना हिचकिचाए फैसला लिया। मामला बेहद गंभीर हो चुका था। अगर इसे वक्त पर नहीं रोका गया तो पूरी आर्मी अस्थिर हो सकती थी और वुलुयन एम्पायर में दहशत फैल सकती थी। इसलिए ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के पूरे इलाके को आई ऑफ हेवन सर्वेलेंस में लेना होगा। इससे चाहे सामने वाला कोई भी हो, उसकी लोकेशन, अपीयरेंस और एबिलिटीज तुरंत पकड़ में आ जाएंगी। लोवक ने कहा, संभव है कि हत्यारा अभी 9th आर्मी हेडक्वार्टर से बाहर भी न गया हो। शायद वो हमारे आसपास है। बैंग ने जवाब दिया, हमने पूरी मिलिट्री को चेक किया है। क्या तुम कहना चाहते हो ये किसी ट्रेटर ने किया? लोवक शांत स्वर में बोला, संभावनाएं कई हैं। पूरी तरह इनविजिबल होना, दीवारों से निकल जाना, जमीन में घुसना या धुएं में बदल जाना। लेकिन हमें बेहद सावधानी से काम लेना होगा। शायद मिलिट्री की मदद भी लेनी पड़े, क्योंकि वो इंसान या लोग बेहद ताकतवर हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो 7 एथ और 32 एनडी लीजन्स के कमांडर्स या तो मर चुके हैं या बगावत कर चुके हैं। वो रुका। काश उन्होंने बगावत की हो, क्योंकि अगर वो मारे गए तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। बैंग का चेहरा भी गंभीर हो गया। ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 2 वाइट चैरियट लेवल एलियंस को बिना आवाज के मारना, इसका मतलब था कि हत्यारा सिल्वर आर्मोर्ड जेंड लेवल की ताकत रखता है। क्योंकि अगर उन्होंने मरने से पहले जरा भी रेजिस्टेंस किया होता
तो एनर्जी फ्लक्चुएशन तुरंत वुलुयन एम्पायर की डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर देती। बैंग ने आदेश दिया, सभी लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठे हों। हेड काउंट करो, नाम लिखो, और अब से मेरी अनुमति के बिना कोई कैंप से बाहर नहीं जाएगा। फिर उसने लोवक से कहा, तुम्हारे लोग हर सोल्जर की सख्त जांच करें। ग्लत को मारना बेहतर है, लेकिन उसे छोड़ना नहीं। स्लोवकिया को यह तरीका पसंद नहीं आया। पूरे लीजन में 30,000 लोग थे और यह तरीका बहुत धीमा था। बैंग ने सख्ती से कहा, अगर आज वो बच गया तो कल और लोग मरेंगे। कम से कम मैं अपने कैंप में किसी को मरने नहीं दूंगा। 100 से ज्यादा लाशों का असर गहरा था। पूरी 9th आर्मी में डर और दहशत थी। बैंग का यह कदम बस मनोबल बचाने की कोशिश थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन वो कुछ घंटे देर से थे, क्योंकि ज़ू वायु अपने सभी शिकार खा चुकी थी और अब नए टारगेट्स पर निकल पड़ी थी। ज़ू वायु ने वुलुयन एम्पायर में लंबे समय तक दहशत फैलाए रखी, जिससे एम्पायर अंदरूनी और बाहरी मुश्किलों में फंस गया। ये हालात दरअसल झंगी और उसकी टीम के लिए फायदे का सौदा थे, क्योंकि अब एम्पायर के पास हुएक्सू किंगडम पर ध्यान देने का समय नहीं था। और झंगी, उसने एक पल भी बेकार नहीं जाने दिया। वो खुद को और पूरे कॉलिशन को मजबूत करने में जुटा रहा। लिंग का ह्यूमन बॉडी जाग चुका था, भले ही उसके पास स्पिरिट नहीं थी। वो एक एनहांस्ड सिस्टम थी, अजेय शरीर के साथ। झंगी जरूरत पड़ने पर उसे ढाल या हथियार बना सकता था। उसकी कोर मेमोरी में यह ट्राइब का बहुमूल्य ज्ञान था। यह भी एक खजाना था। झंगी ट्रेनिंग ग्राउंड में बंद था। वो जमीन पर बैठा था। उसके सामने लिंग, जो एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए बैठी थी। लिंग, तुम इतनी ताकतवर हो। जरूर कोई तरीका होगा जिससे मैं और मजबूत बन सकूं। मुझे सिखाओ कि मैं अपनी ताकत सबसे तेज कैसे बढ़ा सकता हूं। वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, कम से कम तुम मेरी बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल एसेंस को तेजी से एब्जॉर्ब करने में मदद कर सकती हो। इस दौरान वो एक लालची की तरह मजबूत लोगों की ओरिजिनल पावर लगातार सोख रहा था। चैप्टर 2016 लिंग्स टीचिंग। चाहे वो येतुगल हो या पोकोंग, इन दोनों का ओरिजिन इतना भारी था कि झंगी का दम घुट सकता था। लेकिन हुआ ये कि उसे हल्की इंडिजेशन हो गई और इंप्रूवमेंट की स्पीड उतनी तेज नहीं थी जितनी उसने सोची थी। लिंग की आंखें खाली थी। वो झंगी को एकदम मैकेनिकल एक्सप्रेशन से देख रही थी। ठीक है, तुम्हारी इच्छा मुझे मिल गई है। जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाओ। उसकी आंखों में तेजी से डेटा फ्लैश होने लगा, जैसे वो अपनी डेटाबेस में सर्च कर रही हो। कुछ देर बाद उसने झंगी की तरफ देखा। सबसे पहले, मैं मजबूत बनने के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकती। क्यों? झंगी ने भौहें चढ़ाई। अरे, मजाक मत करो। आखिर तुम गॉड लेवल सिविलाइजेशन का अल्टीमेट वेपन हो। अब एब्स्ट्रैक्शन में मत पड़ो, सीधा बताओ। लिंग बोली, जिस पल मेरा निर्माण हुआ, मैं पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर कॉम्बैट डिवाइस थी। तो मेरे पास ग्रोथ प्रोसेस नहीं है। झंगी की आंखें फड़क गई। अच्छा, अब मेरी सिचुएशन एनालाइज करो। मेरी जगह खुद को रखकर देखो और फिर बताओ। लिंग ने कुछ पल सोचा। तुम्हारे अनुसार ताकत का सार है दुनिया को बदलने की क्षमता। स्पेसिफिकली, तुम्हारी इच्छा है इस दुनिया के मूल मैटर को नष्ट करने की ताकत। झंग यी ने सोचा, हां, इसमें गलत कुछ नहीं। कॉम्बैट इफेक्टिवनेस का मतलब ही तो डिस्ट्रक्शन की पावर है। लिंग ने 2 उंगलियां उठाई। इस कॉन्सेप्ट की शक्ति ग्रीड से आती है। जितनी मजबूत इच्छा, उतनी बड़ी ताकत, और उतना ही तुम्हारे अंदर की स्पिरिचुअल एसेंस का पोटेंशियल खुलता है। लेकिन यह तुम्हारे अपने अपर लिमिट से बंधा है। हर इंसान की एक सीमा होती है। जैसे केटल में पानी, कितना पानी भर सकता है यह उसके आकार पर डिपेंड करता है। तो सिर्फ ज्यादा स्पिरिचुअल एसेंस एब्जॉर्ब करने से ताकत नहीं बढ़ेगी।
झंग यी ने हाथ बांधकर कहा, मतलब कैपेसिटी अपर लिमिट तय करती है और डिजायर पोटेंशियल अनलॉक करने का फैक्टर है। सही? लिंग बोली, एक और तरीका है पोटेंशियल स्टिम्युलेट करने का, और ये डिजायर से भी ज्यादा असरदार है। डिजायरलेसनेस। नो डिजायर? झंग यी को अचानक सेज वैंग यांगमिंग याद आया। डिजायरलेसनेस यानी वो मानसिक अवस्था जो वे ऑफ हेवन को पूरी तरह समझ चुकी हो। लेकिन अफसोस, झंग यी वैसा इंसान नहीं था। दूसरी तरफ, क्या यांग जिंगसिन ऐसी है? वो हमेशा ताकत बढ़ाने में उदासीन रही, फिर भी उसकी ग्रोथ सबसे तेज है। लिंग ने कहा, नो डिजायर तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग डिजायर तुम्हें सूट करता है। तुम्हारे दिल की हर मजबूत चाहत तुम्हें और ताकतवर बनाएगी। प्राइड, एनवी, एंगर, लेजीनेस, ग्रीड, ग्लटनी, लस्ट, ये सातों मूल डिजायर्स पोटेंशियल खोलने की ताकत रखते हैं। उसकी आंखें हल्के अजीब अंदाज में चमकी, आवाज गहरी हो गई। और 6th जनरेशन ह्यूमंस एक बेहद दुर्लभ रेस है, एक ऐसी रेस जिसने इन सातों डिजायर्स को चरम तक पहुंचाया है। तुम डिस्ट्रक्शन के सभी एलिमेंट्स का रूप हो। हम तक नहीं समझ पाए कि क्रिएटर ने तुम्हें क्यों बनाया। बाकी रेसेस में सबसे कमजोर शरीर, ना बहुत हाई इंटेलिजेंस और ढेर सारी कमियां। लिंग ने सीधी बात की, तुम पहले जनरेशन ह्यूमन से भी ज्यादा असफल लगते हो, क्योंकि तुम बेअक्ल जानवर जैसे हो, फिर भी साथ रहते हो। और तुम्हारे हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से तुम बिना क्रिएटर के दखल के खुद को खत्म कर लोगे। झंग यी ने हाथ बांधकर भौहें सिकोड़ ली। 6th जनरेशन ह्यूमैनिटी मरे या जिए, मुझे क्या? जब तक मैं और मेरा परिवार अच्छा जी रहे हैं, वही काफी है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। तो ये फिलोसोफिकल लेक्चर छोड़ो, उसने सोचा। बस ह्यूमैनॉइड कंप्यूटर हो एंजेलिक हार्ट के साथ, तो मुझे लेक्चर मत दो। मुझे बस ये जानना है, क्या तुम मेरी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकती हो? कोई एडवाइस दो। वॉर आने वाला था और झंग यी को लगता था हर इंप्रूवमेंट उसकी सेफ्टी का इंश्योरेंस है। लिंग ने धीमे से कहा, तुम्हारी टैलेंट ह्यूमन रियल में अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, लेकिन तुम्हें खुद को और इस दुनिया को समझने की कमी है। जितनी मजबूत तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटी होगी, उतना ही तुम स्पिरिट की पावर को पकड़कर और बड़ा प्रभाव डाल सकोगे। ये कहकर उसने उंगली झंग यी के माथे पर रखी। झंग यी को ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। क्या तुमने सच में अपनी एबिलिटीज को लिमिट तक धकेला है? वो ठंडा एहसास जैसे कुछ खोल गया हो। झंग यी को कुछ समझ आने लगा। जरा साफ साफ बताओ, चरिज मत खेलो। झंग यी ने सच में गाइडेंस मांगी। लिंग ने लंबी सांस ली। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आईक्यू जैसी नहीं होती। आईक्यू तो ऑर्गेनिज्म से आता है, भले ही यह क्लैन ने उसे सबसे ऊंचा बैप्टिज्म दे दिया हो। लेकिन पूरी पोटेंशियल निकालने के लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी। अगर यांग जिंगसिन होती तो शायद अभी समझ जाती। आखिर वो आइंस्टाइन लेवल जीनियस थी। लिंग ने कहा, डिजायर तुम्हारे पोटेंशियल की चाबी है, पावर का सार है, विचारों का मैटर पर असर। तुम इसे कैसे अनलीश करते हो, यह तुम्हारी दुनिया की समझ पर डिपेंड करता है। तो अपनी इमेजिनेशन को खुला छोड़ो। सोचो, मटीरियल वर्ल्ड को कैसे बदलना है। क्रिएटर के नजरिए से इस ग्रह को देखो। धीरे धीरे झंग यी को उसकी बात समझ आने लगी। सुपरनैचुरल पावर्स का एसेंस यही है। व्यक्तिगत डिजायर्स दुनिया को बदलते हैं। अल्टीमेट स्टेट में तुम लिंग या जायंट दृग जैसे हो सकते हो, ओमनिपोटेंट, मटीरियल वर्ल्ड को सीधे कंट्रोल करने वाले। तुम दुनिया और जीवन बना सकते हो। लेकिन अभी मैं वहां नहीं हूं। मेरी एबिलिटीज समय और स्पेस से बाहर निकलना अभी संभव नहीं। लेकिन झंग यी ने आंखें बंद की, खुद को ब्रह्मांड में देखा। नीचे नीला ग्रह फैला हुआ था। स्पेस टाइम भी तो मटीरियल वर्ल्ड की स्ट्रक्चर है, तो क्यों न मैं इसे डिसेक्ट और रिकॉन्स्ट्रक्ट करूं। उसके मन में क्लैरिटी भी आई और कॉम्प्लेक्सिटी भी। जितना समझ बढ़ा, उतना अननोन एरिया भी बड़ा होता गया।
उसके दिमाग में एक तार जैसे झनका, जैसे इंस्पिरेशन की बिजली, क्रिएटर जैसे रेशमी विचारों के धागों से पूरी दुनिया बुन रहा हो। अगर मैं उन धागों को छेड़ सकूं जो इस दुनिया को बनाते हैं, तो क्या होगा?